जब किसी के पास खोने को कुछ नहीं होता तो देने को सब कुछ होता है। बस यही सार है हाथ के हथियार यानी कांग्रेस के मैनिफेस्टो का, जिसे कांग्रेस ने नाम दिया है न्याय पत्र। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कई लोगों को कुछ देने की बात है घोषणा पत्र में, वहीं कुछ लोगों से छीन लेने की भी। जाति जनगणना, आरक्षण का 50% कैप खत्म करना, ईडब्ल्यूएस में सबको जोड़ना, एमएसपी पर कानून, नौकरियां और भी बहुत कुछ। अब देखिए, कई सारे सवाल हैं। सबसे पहले तो आप इस कागज को देखें। ये घोषणा पत्र का पहला पन्ना है, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस न्याय पत्र 2024। ये पहला पन्ना आपकी टीवी स्क्रीन पर कलर्ड वे में। आप इसको अगर देखेंगे तो ये साफ समझ में आता है कि ये जो घोषणा पत्र है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये मैनिफेस्टो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का है? अगर ऐसी स्थिति है तो फिर आईएनडीआईए का क्या हुआ? क्या आईएनडीआईए का मैनिफेस्टो, इसे माना जाए ना माना जाए? क्या कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो पर आईएनडीआईए के सभी सहयोगियों की हां है? क्या तमाम इन वादों से आईएनडीआईए के सहयोगी इत्तेफाक रखते हैं? दूसरा सवाल यह है कि क्या ये वादे बदलती दुनिया के साथ देश को रेस में आगे रख पाएंगे? क्या ये खुद के रिपोर्ट कार्ड में खुद 0 नंबर देना नहीं है? और अब आपको मैं ये बताता हूं कि ये सवाल क्यों उठ रहा है। देखिए, दरअसल आरक्षण को लेकर जिस तरह के न्याय की, जिस तरह के वादे की बात की गई है इस मैनिफेस्टो में, उसमें यह कहा गया है कि जो 50% का कैप होता है आरक्षण पर, उसे खत्म किया जाएगा। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या ऐसी स्थिति में मामला न्यायालय में नहीं जाएगा? न्यायालय में जाएगा तो टिकेगा नहीं। तो क्या आप संविधान में कोई बड़ा संशोधन करने वाले हैं? दूसरी बात जो उठती है वो ये कि आखिर आप जाति जनगणना के जरिए करना क्या चाहते हैं? ईडब्ल्यूएस में आप सभी के लिए अवेलेबल करवा देंगे। कहने का मतलब यह है कि ईडब्ल्यूएस जिन्हें मिलता है, आपका यह कहना है कि सभी को इसका लाभ मिलेगा, भेदभाव को मिटा दिया जाएगा। तो ऐसे में वो समाज जिन्हें ऑलरेडी आरक्षण मिल रहा है, उन्हें अगर आप ईडब्ल्यूएस में जोड़ देते हैं तो उन्हें वैसे ही फायदा मिलना बढ़कर शुरू हो जाएगा। फिर 50% कैप को हटाने की जरूरत क्या है? ये तो साधारण सा गणित है। तो कहीं आप घोषणा पत्र बनाते हुए कंफ्यूज तो नहीं थे? कहना है कि सभी आरक्षित सभी रिक्त पदों को 1 साल के भीतर भरा जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सभी रिक्त पदों को 1 साल के भीतर भरा जाएगा। सारे क्यों नहीं? सारे ही पहले साल में क्यों नहीं? यह एक अहम सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल तो देखिए कि यहां पर यह भी है कि इसमें ओपीएस का जिक्र क्यों नहीं किया गया है? ओपीएस जिस पर आप अपनी पीठ थपथपाते हैं, आप कहते हैं राजस्थान में क्रांति ला दी, इसी के जरिए हमने हिमाचल में सरकार बना ली। ओपीएस ही वो चीज थी जिसकी वजह से कांग्रेस को हिमाचल में जगह मिली। तो फिर राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं? क्या यहां तक आते आते आपको ये समझ में आ गया है कि भाई इतना पैसा तो है नहीं और कुछ मामलों में तो मेरिट की भी जरूरत होगी? तो क्या ये इसे कांग्रेस के यू टर्न के तौर पर ओपीएस में देखा जाए? ये एक अहम सवाल होता है। और साथ ही देखिए, इस पूरे घोषणा पत्र में थोड़ी थोड़ी तुष्टीकरण की बू भी आती है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह लिखा है कि भारत के इतिहास और लोकतांत्रिक परंपराओं को समझते हुए कांग्रेस का मानना है कि तानाशाही या बहुसंख्यकवाद के लिए देश में कोई जगह नहीं है। आप बहुसंख्यकवाद किसे कह रहे हैं? क्या देश में आज मंदिर बन जाना बहुसंख्यकवाद का हिस्सा है? क्या लोगों को अपने धर्म पर गर्व होना, जय श्री राम के नारे लगाना बहुसंख्यकवाद का हिस्सा है? क्या ये सब आपके लिए बहुसंख्यकवाद है? क्या ये तुष्टीकरण नहीं है? इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। दूसरा हिस्सा, अल्पसंख्यकों को पोशाक, खान पान, भाषा और व्यक्तिगत कानूनों की स्वतंत्रता हो। क्या ये इशारा नहीं है? ये मोटे तौर पर जो समझ में आता है, स्कूली शिक्षा में हिजाब वाला जो पूरा प्रकरण रहा है, कॉलेजेस में जो हिजाब वाला पूरा प्रकरण रहा है, उसी को लेकर में भी घोषणा पत्र में इसे शामिल किया गया कि अल्पसंख्यकों को भी पोशाक की स्वतंत्रता होगी। यानी क्या आप यूनिफॉर्म और किताब से बड़ा पोशाक को यानी हिजाब को बना रहे हैं? यह भी एक सवाल है। कांग्रेस व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को बढ़ावा देगी। ट्रिपल तलाक क्या वापस लिया जाएगा? जैसा कि पूर्व में कांग्रेस के कुछ दिग्गज कह चुके हैं। तो जब व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को बढ़ावा दिया जाएगा तो क्या आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ खड़े हैं? उन मुस्लिम महिलाओं का क्या जो ट्रिपल तलाक के हटने से
खुशियां मना रही थी। तो कांग्रेस का ये जो मैनिफेस्टो है, ये अपने साथ कई सारे सवाल लेकर आया है, इसे एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ तमाम गेस्ट जुड़ेंगे। इस वक्त बीजेपी की ओर से कृष्ण कुमार जानू जी मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। कृष्ण कुमार जी, स्वागत है आपका। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बहुत लोग लुभावन है। मतलब नहीं जैसे बच्चे को टॉफी दिखा दें और वो जिस तरह से खुश हो जाएगा, ऐसे बहुत से सेगमेंट्स के लिए, सेक्टर्स के लिए इस घोषणा पत्र में खुशी की बात है। क्या ये बीजेपी के लिए चिंता की बात है? स्वप्निल जी, कांग्रेस को खुद को पता है कि हम सरकार में नहीं आने वाले हैं, तो जितना ज्यादा घोषणाएं की जा सकती हैं वो करने की कोशिश की गई है। जिस आदमी को वायदे पूरे करने नहीं होते, फिर वो कैसे भी वायदे करते जाए, उस प्रकाष्ठा पर चला जाए। अच्छी बात है, कुछ वायदों में उन्होंने प्रिकॉशन लिया है, ओपीएस से बचने की कोशिश की है और बहुत से ऐसे विषय जिससे उसने बचने की कोशिश की है। एक नए शब्द का इजाद किया है, बहुसंख्यकवाद। नया शब्द नहीं है, ये शब्द है। ये जो घोषणा पत्र में शामिल किए गए एक प्रकार से लालच देने वाली शब्दावली है, अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण का इंडिकेशन है। इस घोषणा पत्र में जल प्रबंधन के लिए जो फोटो प्रयुक्त की गई है वो न्यूयॉर्क के बफेलो रिवर की फोटो है। इस घोषणा पत्र में पर्यावरण के लिए जो फोटो उपयोग किए है कांग्रेस ने, पर फोटो पर आपको नहीं बोलना चाहिए। फोटो पर आपको इसलिए नहीं बोलना चाहिए क्योंकि विधानसभा चुनावों के दौरान आपने जिस किसान का फोटो यूज किया, वो किसान बोल रहा था कि मैं तो वो हुई नहीं। मैं इसलिए उस बात पर जा रहा हूं कि राहुल गांधी बहुत ज्यादा विदेश यात्राएं कर रहे हैं और अपने घोषणा पत्र में भी विदेश की फोटो शामिल करने लगे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस कहती है कि 1947 से पहले इस देश में सुई नहीं बनती थी। मैं कुछ तथ्य गिनाना चाहूंगा। हमारे देश में सबसे पहले अगर कोई चीज वो है 1902 में मैसूर में शिव समुद्रम नामक हमारा पहला पावर प्रोजेक्ट बन गया था। और वो किसने बनाया था? ये बनाने का उस समय का जो शासन की व्यवस्था थी उसने बनाया था। लेकिन 1947 से पहले सुई नहीं बनती थी, ये खड़गे जी भाषण में बोल रहे हैं। यानी देश को उस स्थिति में मान रहे हैं कि तब कुछ नहीं होता था, सब कुछ आजादी के बाद हो रहा है देश के। ये तो आप भी मानते हैं ना कि भाई 2014 के पहले कुछ नहीं होता था, जो हुआ है 2014 के बाद हुआ है। देश ये तो नैरेटिव आपने सेट किया है। 2014 से पहले बहुत कुछ होता था, रोज भ्रष्टाचार की एक खबर होती थी, अब नहीं हो रही है। अच्छा, नहीं तो जिस डिजिटल इंडिया की आप बात करते हैं उसकी शुरुआत तो एक तरह से देखा जाए राजीव गांधी के वक्त ही हुई। बिल्कुल बिल्कुल, राजीव गांधी कंप्यूटर की क्रांति का जनक यहां पर बनकर आए और उसके बाद उस गति से कंप्यूटर काम करता है, उसी गति से यहां उनके बाद के कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार पनपता चला गया। ठीक है, मेरे साथ अब कांग्रेस से अनूप ठाकुर जी भी जुड़ चुके हैं और कमल टांक जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं आपका भी स्वागत कर रहा हूं आप दोनों का समाचार प्लस पर। अनूप ठाकुर जी, मेरा एक सवाल है आपसे। ये आपका पहला पन्ना है घोषणा पत्र का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस न्याय पत्र 2024। मतलब ये कांग्रेस का घोषणा पत्र है ना? ये INDIA का नहीं है? अनूप जी, आपकी आवाज मुझे नहीं मिल रही, आप म्यूट पर हैं, आप म्यूट हटा लें प्लीज। जी हाँ, सुन पा रहे हैं ना? मैंने कहा इसमें कहीं पर भी गठबंधन का कोई चेहरा या किसी का सिंबल नहीं है। ये आपका इंडिपेंडेंट मैनिफेस्टो है, INDIA का नहीं है। INDIA के साथ हमारे सारे चीज समझौते, हम सामूहिक रूप से मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। तो आप ये मानिएगा कि हम सारी विचारधारा का समायोजन करके ही इस पर निर्णय पे आए। नहीं, लेकिन इस 48 पन्नों में कहीं भी INDIA का कोई नजर नहीं आ रहा। मतलब अखिलेश यादव कांग्रेस से छोटे हो गए, ममता बनर्जी छोटी हो गई, कहीं कोई सिंबल भी नहीं। इसलिए पूछ रहा हूं अनूप भाई। कांग्रेस का सिंबल है ना इसमें? सिर्फ कांग्रेस का है, INDIA का नहीं है। अब ये जैसे आप चाहें वैसे समझ लें स्वप्निल जी। हाँ। लेकिन इसमें सभी विचारों का समावेश है उसके साथ ही। अच्छा, तो क्या लेफ्ट पार्टियां जो हैं वो आरक्षण वाले मुद्दे पर आपके साथ सहमत हैं? देखिए स्वप्निल जी, हाँ। उन सब सहयोग के साथ, उन सब भावनाओं के साथ ही इसका निर्णय हमारे शीर्ष नेतृत्व के नेताओं ने किया है। लेकिन डाउट तो पैदा हो रहा है कि सब आपके साथ हैं कि नहीं, कि भाई किसी का कोई फोटो नहीं, कुछ नहीं। स्वप्निल जी, हाँ। समस्या ये है, हाँ। कि राजनीति में, हाँ। जो प्रश्न, हाँ। सत्ता पक्ष में लंबे समय से काबिज लोग हैं, हाँ। उनसे होने चाहिए,
वो प्रश्न विपक्ष से होते अरे हैं। सर अनूप भाई घोषणा पत्र का पन्ना लेकर बैठे हुए हैं अनूप स्वप्निल जी। भाई सिंसियरली अभी आपके जुड़ने से पहले मैं कृष्ण कुमार जानू जी को कह रहा था ना कि भाई कंप्यूटर तो सबसे पहले। मेरी बात सुनिएगा स्वप्निल जी, मेरी बात सुनिएगा कि मैनिफेस्टो जारी करना, अच्छी बातें करना, लच्छेदार भाषण देना, सब जवाब दिखाना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। नहीं पर आप तो अपनी बात नहीं दिख रहे हैं। आप लोगों ने अभी 5-6 दिन पहले कहा था कि हम जयपुर से लॉन्च करेंगे, आज आपने दिल्ली से कर दिया। आपने कहा हम पब्लिक के बीच से लॉन्च करेंगे, आज आपने एक बंद कमरे में कर दिया। आप स्वप्निल जी हम दिल्ली से करें या जयपुर से करें, इस विषय पे मत जाइए। कम से कम जो सत्ता में 10 वर्षों से है उनसे ये तो पूछिए कि 2014 में जो आपने मैनिफेस्टो जारी किया था और जो देश के साथ आपने कमिटमेंट किए थे। जब मैं ये सवाल पूछता हूँ अनूप भाई, 2 सेकंड अनूप भाई, मैं आपको 2 सेकंड के लिए रोक रहा हूँ। मैं सिर्फ 2 सेकंड के लिए रोक रहा हूँ। मैं 2 सेकंड में आपको 2 सेकंड के लिए रोक रहा हूँ। मैं एक बार पीसीआर से कहूंगा, अनूप ठाकुर जी में न के नीचे बड़ी ऊ की मात्रा लगती है, आप प्लीज वो लगा दें, नहीं तो थोड़ी देर में मेरे ऊपर एक इल्जाम और आ जाएगा। मैं उससे बचना चाहता हूं। पीसीआर प्लीज, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। अनूप भाई देखिए ऐसा है, आप जुड़े थे और आपने सुना, मैंने कहा कि क्या 2014 के पहले देश में कुछ नहीं हुआ था? क्या डिजिटल इंडिया उसी वक्त नहीं आ गया था जब राजीव गांधी लेकर आए? मैं तो आपके साइड से बोल रहा हूं सर, फिर भी आपके निशाने पर हूं। ऐसे तो आपने देश की जनता से वादा किया, आप उनके निशाने पर ले रहे हैं। मेरा विनम्र आग्रह आपसे है, बहुत विनम्र आग्रह मैं आपसे कर रहा हूं कि जो पार्टी 10 साल से सत्ता में है, कम से कम हम उनसे ये प्रश्न तो पूछ ही सकते हैं। बिल्कुल पूछेंगे। भाई आज आपके वादे आए हैं, मैं आपके वादों पर तो आप ही से बात करूंगा ना। आपका वादा है, हमारे वादे आप देखिएगा कि राजस्थान में हमारी गवर्नमेंट थी, हमारे जो वादे हमने नहीं भी किए थे उनको भी हमने कंप्लीट किया। आपने एक वादा किया था ओपीएस का, आपने एक वादा किया था ओपीएस का। इन 48 पन्नों में एक भी जगह ओपीएस लिखा हुआ नहीं है। इन 48 पन्नों में कहीं नहीं याद आया? आपको सिर्फ ओपीएस याद आया? हमने राजस्थान में जो वादे नहीं भी किए वो भी कंप्लीट किए। हमने चिरंजीवी योजना में 25 लाख रुपए भी दिया, गरीब को सिलेंडर भी दिया, क्या आप ओपीएस पर यू टर्न ले रहे हैं? पैकेज योजना भी दी, महंगाई से क्या आप ओपीएस पर यू टर्न ले रहे हैं? ओपीएस पूरे देश में नहीं होना चाहिए। कांग्रेस का माइंड फ्रेम क्या है? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? कहां है आपके वादों में सर? नहीं है। हमने राजस्थान में वो चीज की थी, तो सिर्फ राजस्थान के लिए थी, देश के लिए नहीं थी। हमने तो आप देखिएगा स्वप्निल जी कि हमारी गवर्नमेंट जब राजस्थान में थी, हमारे जो वादे नहीं भी किए हमने, उनको हमने कंप्लीट किया। तो सर आप आरक्षण पर डॉज न करें, आप आरक्षण पर 50% का कैप हटा देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि फिर मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट मना कर देगा। इसका मतलब है कि आपको संविधान में कोई बड़ा संशोधन करना पड़ेगा, तभी वो स्थिति बन सकती है। मैंने आपको अभी स्वप्निल जी बताया कि जो चीजें घोषणा पत्र में नहीं थी वो भी हमने कंप्लीट की। तो अब जो है उस पर तो बता दीजिए अनूप भाई। कांग्रेस काम करेगी। अरे मैं ये कह रहा हूं कि आप 50% का कैप कैसे हटाएंगे? बड़ा संशोधन करना होगा ना। और बीजेपी अगर संविधान संशोधन की बात करती है तो आपको बुरा लगता है। अब मैं आपसे एक सवाल और पूछ रहा हूं, जब आप ईडब्ल्यूएस को सभी के लिए ओपन कर देंगे तो ऑलरेडी वंचित समाज को उसमें भी जगह मिल जाएगी, फिर 50% के कैप को छोड़ने की जरूरत कहां है? अरे कुछ तो मैथ्स होना भाई वादों में। आप हमारे वादों की मैथ्स चेक कर रहे हैं जो 10 साल में सत्ता में हैं, उनके वादों पे कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। ठीक है, हमारे यहाँ तो मैथमेटिक्स उनका मैनिफेस्टो आने दीजिए, चेक कर ली जाएगी मीडिया से। अनु भाई उनका मैनिफेस्टो आने दीजिए, मैं इसी तरह से पोस्टमार्टम करूंगा। 2000 विश्वास मानिए। वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात करने वाली पड़ता। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से मैं भी कुछ प्रश्न कर लूं अगर आप चाहें तो। उनका भी घोषणा पत्र आने दीजिए। आज तो आप लाइमलाइट में हैं अपने वादों के जरिए। कमल कुमार टाक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। कमल कुमार टाक जी, मैंने शुरुआत में कहा, तब आप मेरे साथ नहीं जुड़े थे, जब किसी के पास खोने को कुछ नहीं होता तो देने को सब कुछ होता है। यह है सार इन 48 पन्नों का। कमल कुमार टाक जी, नहीं, आप ये जो कह रहे हैं कि मतलब इन्होंने बहुत एक्सेसिव, मतलब बहुत ही अत्यधिक वादे किए हैं। और मुझे लगता है कि ये वादे जो किए हैं उसमें कई जगह पर तो गैप हैं, जो कि अभी आपने भी डिस्कस किए और ये सारी बात है। परंतु मूल बात ये है कि वादे हम बहुत अच्छे रख सकते हैं और हो सकता है कि वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलिस्ट हों, लेकिन बात ये बनती है कि इन वादों के साथ जनता को कनेक्ट करने की जो स्थिति है उसको साधना बहुत जरूरी है।
क्योंकि जब तक जनता उन वादों के साथ कनेक्ट नहीं महसूस करती है तो वो वादे अपने आप में ऐसा लगता है कि दूर के सपने। मैं एक बात बताऊं कमल भाई, मैंने जो महसूस किया इस घोषणा पत्र के जरिए पॉकेट्स को, सेगमेंट्स को अपनी तरफ लाने की कोशिश की गई है, भीड़ को लाने की कोशिश नहीं की गई है। अब जैसे आप देखेंगे आरक्षण की बात कर, एक पर्टिकुलर कास्ट को या कुछ कास्ट को आपने टारगेट करने की कोशिश की, ईडब्ल्यूएस के वादे पर तो आपसे कुछ कास्ट छिटक भी जाएंगी, तो बोले ठीक है तुम जाओ, तुम्हारा जाना हमें चलेगा। हम अभी इसी सेगमेंट्स को देख रहे हैं और उसी की बात कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। देखिए यही वाली बात है, मैंने ये कहा है कि आप इवन मैं कह रहा हूं कि किसी सेगमेंट को भी अगर आप देखना चाहते हैं, क्या उसके लिए आप मानते हैं कि वो एक अच्छा रोल करेगा आपके चुनाव जीतने के लिए, तो उसको भी आपको कनेक्ट तो बिठाना पड़ेगा। हालात ये हो रहा है कि आप जो जिनके आरक्षण की बात कर रहे हैं उसकी ज्यादा संख्या में लोग अभी बीजेपी को ST/SC वर्ग ज्यादा वोट कर रहा है, तो यानी कि आप वास्तव में उनके साथ जाके कनेक्ट नहीं बिठा पा रहे हैं, ठीक है, आपका यकीन उनके साथ नहीं बैठ पा रहा है, तो आपका वादा भी जो है वो एक तरीके से दूर का सपना हो जाएगा और वो आपके वोट में ही तब्दील हो पाएगा। ठीक है, अब उसके कई कारण हो सकते हैं कि जनता काफी समझदार हो गई है, वो पुराने सिस्टम भी देखती है कि इतने समय आपने ये सब वादे क्यों नहीं पूरे किए, आज आपको मजबूरी कहने का मतलब यह है कि महाभारत 2024 में अब ये जो टेस्ट है वो दरअसल गारंटी में कौन बेस्ट है के आसपास रहेगा। अगर वादों पर वोट पड़ता है तो, और नहीं तो फिर किसकी गारंटी में दम है उस पर। मैं एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहा हूं, वापस लौटूंगा और फिर इसी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैनिफेस्टो में एक और एंगल है जिस पर बात होना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा ब्रेक। और कृष्ण कुमार जानू जी, मेरा सवाल अब आपसे है। कृष्ण कुमार जानू जी, मैं ये कह रहा हूं कि भाई कई वादे तो आपके भी थे जो पेंडिंग लिस्ट में चल रहे हैं, है ना। ठीक है, आप ये 2-5 रुपए जो पेट्रोल में कम कर देते हैं, ये उस लेवल पर पेट्रोल को नहीं ला पाता है जिस लेवल का वादा आप लोगों ने किया हुआ है। इसके अलावा नौकरियों पर तो आप लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा था। आपने रॉबर्ट वाड्रा को क्या कुछ नहीं कहा था। रॉबर्ट वाड्रा जेल में है क्या? नहीं है। आप गोविंद सिंह डोटासरा को क्या कुछ नहीं कह रहे हैं, वो जेल में है क्या? नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपकी अपनी लिस्ट जो आपने बनाई उसमें से क्या क्या पूरा कर लिया? देखो स्वप्निल जी, हमने जो राजस्थान में वायदे किए हैं वो आप चाहते हैं कि 100 दिन में सारे पूरे हो जाएं। नहीं, सिर्फ राजस्थान की क्यों बात है, मैं तो देश की बात कर रहा हूं। देश भर में जो वायदे हमने किए हैं 2019 से लेकर अब तक, हमारे अतीत के जो घोषणा पत्र की बातें हैं उनमें से ऐसी कौन सी बात है जो पेंडिंग है? पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ, पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ, बेरोजगारी दर को लेकर आपकी स्थिति आप ही जानते हैं, आपके श्रम मंत्रालय खुद आंकड़े दे रहे हैं। स्वप्निल जी, ऑयल बॉन्ड का जो ड्यू है उसका भुगतान जब तक जारी रहेगा, ऑयल कंपनियां कैसे उसको सस्ता होने देंगी? इसी पीरियड में जब टमाटर लोग 200 रुपए से खरीद रहे थे, आपके केंद्रीय मंत्री टमाटर पर सवाल पूछने पर भड़क गई। स्वप्निल जी, टमाटर देश में पैदा होता है, किसान को क्या मिल रहा है, बाजार में क्या बिक रहा है, समझ में आता है, क्या मिल रहा है किसान को? पेट्रोल डीजल तो विदेश से आयात करना पड़ता है। क्या मिल रहा है किसान को? चलिए ठीक है, आपका स्पेसिफिक वादा था कि साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। उस दिशा में किए गए प्रयास से किसान संतुष्ट है। हमको वो जो डबल शब्द का अर्थ है वो केवल डबल में चाहिए। हमने जो किसान को दी जाने वाला समर्थन मूल्य है। एक बात बताइए, किसानों की अगर आय 100 रुपए थी तो आपके वादे के हिसाब से उसकी कितनी हो जानी चाहिए थी? वायदे के हिसाब से 200 रुपए। कहां हुई? अगर 200 रुपए नहीं हुई तो कहां नहीं हुई? हमने उसको एमएसपी पे हम उसको जो कीमत दे रहे थे 2014 से लेकर 2024 आते आते एमएसपी अपने आप में डबल हुई है कि नहीं हुई? देखो जरा। एमएसपी पर आप अमूमन 1.5 और 2 के आसपास की बात कर रहे होते हैं, लेकिन उससे आय दोगुनी होना कुछ नहीं होता ना। आय दोगुनी होने का मतलब बहुत कुछ है। अगर आपने वो पैसा बढ़ाया तो वो तो पेट्रोल में चला गया, वो तो डीजल में चला गया, अन्य चीजें भी तो महंगी हो गई। उसकी आय दोगुनी होने का मतलब है कि उसकी जेब में जो पैसा जा रहा है वो डबल जाएगा। स्वप्निल जी, किसान को जो सब्सिडी और जो प्रकार का अनुदान सरकार दे रही है सबको अगर आप जोड़ोगे, यूरिया के कट्टे की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या है, किसान से क्या वसूली जा रही है, डीएपी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या वसूली जा रही है, सबको डबल हो रही है। किसान आंदोलन नहीं करते। देखो, किसान के आंदोलन की बात यह है, किसान इस देश का टैक्स पेयर नहीं है। तो टैक्स पेयर के पैसे से किसान सुविधा चाहता है। अरे भाई, सभी खाना खाते हैं, उन्हीं की वजह से खा पा रहे हैं। स्वप्निल जी, वो भी तो खाने के लिए ही खेती किसानी करते हैं। तो और जो टैक्स पे कर रहा है व्यापार करके, तो आप जय किसान के साथ हैं कि नहीं है भाई? बिल्कुल है। अब अगर जय किसान के साथ है तो किसान के साथ हो जाए, बाकी सबको छोड़ दें, ऐसा भी तो नहीं है ना। ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये बीजेपी का पॉइंट ऑफ व्यू है। अब अनु भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं, है ना। ठीक है अनु भाई, अब देखिए मैंने उनसे सवाल पूछ लिए हैं, अब मैं आपसे आपके सवाल पूछूंगा अनु भाई,
ठीक है, पूछिए स्वप्निल जी। जी आपका ये वादा मेरी समझ से परे है। बहुसंख्यकवाद के लिए देश में कोई जगह नहीं है। आपको कहां दिख रहा है बहुसंख्यकवाद? एक मंदिर बन गया तो बहुसंख्यकवाद हो गया, अगर लोग नारे लग रहे हैं तो बहुसंख्यकवाद हो गया। ये तुष्टीकरण नहीं है तो क्या है? तुष्टीकरण इसको भारतीय जनता पार्टी कहती, कांग्रेस की नहीं, रीति मैं नीति पूछ रहा हूं आपसे, सिद्धांतों में मेरा अपना जो सेक्युलरिज्म की बात हमेशा कही जाती, धर्मनिरपेक्षता की हम बात करते हैं। सभी धर्म जात संप्रदाय, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जो भी हो, सभी धर्मों का सम्मान करना कांग्रेस तो के बहुसंख्यकवाद कहाँ है सर? आप कह रहे हैं बहुसंख्यकवाद के लिए देश में कोई जगह नहीं है, तो बहुसंख्यकवाद कहाँ है ये तो बताइए थोड़ा सा, किसी राज्य में हो। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का प्रदर्शन कर रही है कि छोटे जो कम है उनको अलग कर देना, कहाँ? और एक कौम मतलब एक उसको अलग कर देना तबके को, नहीं, तो हमारा इसके पीछे भावार्थ ये है कि सभी कौन सा तबका अलग कर दिया गया भाई? साथ बताइए लेकर तो, चलें। कौन सा तबका अलग कर दिया सभी गया? को सामूहिक रूप से साथ कौन लेकर सा चलें। तबका अलग कर दिया वो गया? आप भावना बोलिए हमारी है। मुसलमान, और मुसलमान खुद कह रहे हैं कि आप मुसलमान शब्द नहीं बोलते अपने भाषणों में। क्यों बोलेंगे? वो देश का हिस्सा नहीं है क्या? तो ये भी नहीं बोल रहे हिंदू हैं, मुस्लिम आपको सिख चाहिए ईसाई बीजेपी पारसी। बोले। आप मुझे बताएं, हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो, सब इस भारत का देश का हिस्सा है। हमारे संविधान में अब एक ये सुनिश्चित ठीक है, 1948 में 1950 में कर दिया गया था। ठीक है, अब दूसरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, केरल में यूनिफॉर्म फिक्स्ड है, यूनिफॉर्म वही होगी, वहां हिजाब कल्चर नहीं है, जबकि वहां मुस्लिम पॉपुलेशन अच्छा खासा है। आप ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को भी पोशाक कानून की स्वतंत्रता देंगे, तो एक बार फिर राहुल गांधी ने कितनी बार कहा कि केरल में भी हिजाब पहनना चाहिए और मैं उसके लिए फाइट करूंगा। स्वप्निल जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो मूल मुद्दे हैं उनसे इस देश का जो पूरा मीडिया है क्यों भटकाना चाहते हैं, नहीं समझ में आता। क्या लेना देना ड्रेस से? मैं कहता हूँ स्वतंत्रता क्यों नहीं होनी चाहिए, आप क्या पहनोगे ये मैं सुनिश्चित क्यों करूंगा? आपकी जो इच्छा हो आप पहने, मेरी जो इच्छा हो मैं पहनूंगा, इसमें कौन सी ऐसी विशेष नहीं होना चाहिए? तो यही मुद्दा केरल के लिए राहुल गांधी ने क्यों नहीं उठाया? होना चाहिए, लेकिन आप इसमें हमने कहीं स्कूल नाम का शब्द का उल्लेख किया हो तो बताएं। अरे सर, उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग क्या है? अच्छा, कांग्रेस व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को बढ़ावा देगी। व्यक्तिगत कानून कौन से? इस देश में व्यक्तिगत कानून कौन से होनी चाहिए? नहीं, सुनिए ना, कांग्रेस व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को बढ़ावा देगी। व्यक्तिगत कानून कौन से, कितने हैं? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अलावा कौन सा डिफाइन करें? व्यक्तिगत कई सारे संशोधन की आवश्यकता तो आप हो सकती है, वापस ले लेंगे, उसमें आप एक ही डायरेक्शन में क्यों जाना चाहते हैं? ठीक है, मैं कमलनाथ जी मैं आपके पास आ रहा हूं, कमलनाथ जी मैं आपके पास आ रहा हूं इस सवाल के साथ कि देखिए, कई बातें जो इनडायरेक्ट इंपैक्ट की होती हैं और कई डायरेक्ट इंपैक्ट की, इनडायरेक्ट इंपैक्ट की बातें भी इसमें हैं कमल जी। अब देखिए क्या है कि सबको अपने अपने वोटर्स को साधना है। हाँ। तो ऐसी सूरत में ये साफ दिखता है कि किसी न किसी तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि हम हमारे साइड के वोटर्स को अट्रैक्ट करें, और उसके अंदर वो सारे वादे कर रहे हैं जो कि हो सकता है कि करने के लिए उनको वास्तव में कई कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता हो। तो अब यहाँ पर हम यही कह सकते हैं कि अभी ऐसी बयार है कि किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद वाला स्थिति नहीं, लेकिन बड़ा आश्चर्यजनक बात क्या है कमल भाई, आप जानते हैं इन्होंने वादा किया है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ हैं, लेकिन अब हम ईवीएम के खिलाफ नहीं है। ईवीएम से होगा, लेकिन हम वो वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची से मिलान करवाएंगे। अभी तक ईवीएम खराब था। ये तो डायलेमा है ना, इस तरह के सेंटेंसेस तो डायलेमा है। नहीं, ऐसा है कि ईवीएम से गिनने से एक तरीके की, जैसे हम कहते हैं ना, ऑडिटिंग होती है, तो ऑडिटिंग कराई जा सकती है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये तो एक अच्छी बात है। पर्ची गिनने में तो उतना ही समय लगेगा जितना बैलेट पेपर गिनने में लगता है। नहीं, हाँ, इसका एक रास्ता था। इसका एक्चुअली क्या है कि टेक्निकल वे में जाना है। इसमें होता क्या है कि जो पर्ची है वो एक तरीके से अपने आप एक मशीन होगी जिसके अंदर उसको डाल दिया जाएगा, तो मशीनें एक साथ उसको स्कैन करके और सेग्रीगेट कर देगी, और सेग्रीगेट करने के बाद जैसे बैंक में नोट गिनते हैं वो उन नोट को गिन दिया जाएगा। अच्छा। तो उससे क्या है कि मैनुअल काम कम रहेगा, लेकिन मशीन से ही सारा एआई सिस्टम से हो सकता है, और उससे हम क्या है कि डबल क्रॉस चेक कर लेंगे ऑडिट के जरिए। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, मतलब हो सकता है 1 दिन लगे, लेकिन उसके अंदर आपको 1 दिन में ही रिजल्ट आ जाएंगे सारे। तो ईवीएम में अगर ऑडिट कुमार जी, इस सुझाव में तो आपत्ति नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है, मशीन से पर्चियां गिनी जा सकती हैं,
तो ठीक है, अब इस इलेक्शन में तो हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन अगली बार के लिए तो ये रिक्वेस्ट आपकी तरफ से भी जा सकती है। इस इलेक्शन में इतनी तादाद में वो एआई वाली मशीन को बनाना मुश्किल होगा, इम्पॉसिबल, लेकिन वो अगर आगे चाबी सुप्रीम कोर्ट दे दे तो वो अगले चुनाव में हो कृष्ण कुमार जी, अगला विधानसभा सजेशन तो है, अच्छा सजेशन है, पारदर्शिता बढ़ेगी, में सहमति बनती है, लोकतंत्र है यहाँ, राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग में इस विषय पे सहमति बनती है। तो अपना सेक्युलरिज्म की बात हमेशा कही जाती है, धर्म निरपेक्षता की हम बात करते हैं, सभी धर्म जात संप्रदाय, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जो भी हो, सभी धर्मों का सम्मान करना कांग्रेस के। बहुसंख्यकवाद कहाँ है सर? आप कह रहे हैं बहुसंख्यकवाद के लिए देश में कोई जगह नहीं है, तो बहुसंख्यकवाद कहाँ है ये तो बताइए थोड़ा सा, किसी राज्य में हो। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का प्रदर्शन कर रही है कि छोटे जो कम है उनको अलग कर देना, कहाँ, और एक कौम मतलब एक उसको अलग कर देना तबके को, तो हमारा इसके पीछे भावार्थ ये है कि सभी कौन सा तबका अलग कर दिया गया भाई, बताइए तो, कौन सा तबका अलग कर दिया सभी गया? को सामूहिक रूप से साथ कौन सा तबका अलग कर दिया गया? आप बोलिए मुसलमान, और मुसलमान खुद कह रहे हैं कि आप मुसलमान शब्द नहीं बोलते अपने भाषणों में। क्यों बोलेंगे? वो देश का हिस्सा नहीं है क्या? तो ये भी नहीं बोल रहे हैं, आपको चाहिए बीजेपी बोले। आप मुझे बताएं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब इस भारत का देश का हिस्सा है। हमारे संविधान में अब ये सुनिश्चित 1948 में 1950 में कर दिया गया था। ठीक है, अब दूसरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, केरल में यूनिफॉर्म फिक्स्ड है, यूनिफॉर्म वही होगी, वहां हिजाब कल्चर नहीं है, जबकि वहां मुस्लिम पॉपुलेशन अच्छा खासा है। आप ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को भी पोशाक कानून की स्वतंत्रता देंगे, तो एक बार फिर राहुल गांधी ने कितनी बार कहा कि केरल में भी हिजाब पहनना चाहिए और मैं उसके लिए फाइट करूंगा। स्वप्निल जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो मूल मुद्दे हैं उनसे इस देश का जो पूरा मीडिया है क्यों भटकाना चाहते हैं, नहीं समझ में आता। क्या लेना देना ड्रेस से? मैं कहता हूँ स्वतंत्रता क्यों नहीं होनी चाहिए, आप क्या पहनोगे ये मैं सुनिश्चित क्यों करूंगा? आपकी जो इच्छा हो आप पहने, मेरी जो इच्छा हो मैं पहनूंगा, इसमें कौन सी ऐसी विशेष नहीं होना चाहिए? तो यही मुद्दा केरल के लिए राहुल गांधी ने क्यों नहीं उठाया? होना चाहिए, लेकिन आप इसमें हमने कोई स्कूल नाम का शब्द का उल्लेख किया हो तो बताएं। अरे सर, उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग क्या है? अच्छा, कांग्रेस व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को बढ़ावा देगी। व्यक्तिगत कानून कौन से? इस देश में व्यक्तिगत कानून कौन से होनी चाहिए? नहीं सुनिए ना, कांग्रेस व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को बढ़ावा देगी। व्यक्तिगत कानून कौन से, कितने हैं? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अलावा कौन सा डिफाइन करें? व्यक्तिगत कई सारे संशोधन की आवश्यकता तो आप हो सकती है, वापस ले लेंगे उसमें। आप एक ही डायरेक्शन में क्यों जाना चाहते हैं? ठीक है, मैं कमल टाक जी मैं आपके पास आ रहा हूं इस सवाल के साथ कि देखिए, कई बातें जो इनडायरेक्ट इंपैक्ट की होती हैं और कई डायरेक्ट इंपैक्ट की, इनडायरेक्ट इंपैक्ट की बातें भी इसमें हैं। कमल जी, अब देखिए क्या है कि सबको अपने अपने वोटर्स को साधना है। तो ऐसी सूरत में ये साफ दिखता है कि किसी न किसी तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि हम हमारे साइड के वोटर्स को अट्रैक्ट करें, और उसके अंदर वो सारे वादे कर रहे हैं जो कि हो सकता है कि करने के लिए उनको वास्तव में कई कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता हो। तो अब यहाँ पर हम यही कह सकते हैं कि अभी ऐसी बयार है कि किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद वाला स्थिति नहीं, लेकिन बड़ा आश्चर्यजनक बात क्या है कमल भाई, आप जानते हैं इन्होंने वादा किया है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ हैं, लेकिन अब हम ईवीएम के खिलाफ नहीं है। ईवीएम से होगा, लेकिन हम वो वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची से मिलान करवाएंगे। अभी तक ईवीएम खराब था। ये तो डायलेमा है ना, इस तरह के सेंटेंसेस तो डायलेमा है। नहीं, ऐसा है कि ईवीएम से गिनने से एक तरीके की, जैसे हम कहते हैं ना, ऑडिटिंग होती है, तो ऑडिटिंग कराई जा सकती है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो एक अच्छी बात है। पर्ची गिनने में तो उतना ही समय लगेगा जितना बैलेट पेपर गिनने में लगता है। नहीं, हाँ, इसका एक रास्ता था। इसका एक्चुअली क्या है कि टेक्निकल वे में जाना है। इसमें होता क्या है कि जो पर्ची है वो एक तरीके से अपने आप एक मशीन होगी जिसके अंदर उसको डाल दिया जाएगा, तो मशीनें एक साथ उसको स्कैन करके और सेग्रीगेट कर देगी, और सेग्रीगेट करने के बाद जैसे बैंक में नोट गिनते हैं वो उन नोट को गिन दिया जाएगा। अच्छा, तो उससे क्या है कि मैनुअल काम कम रहेगा, लेकिन मशीन से ही सारा एआई सिस्टम से हो सकता है। और उससे हम क्या है कि डबल क्रॉस चेक कर लेंगे ऑडिट के जरिए। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, मतलब हो सकता है 1 दिन लगे, लेकिन उसके अंदर आपको 1 दिन में ही रिजल्ट आ जाएंगे सारे। तो ईवीएम में अगर ऑडिट कुमार जी, इस सुझाव में तो आपत्ति नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है, मशीन से पर्चियां गिनी जा सकती हैं,
तो ठीक है, अब इस इलेक्शन में तो हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन अगली बार के लिए तो ये रिक्वेस्ट आपकी तरफ से भी जा सकती है। इस इलेक्शन में इतनी तादाद में वो एआई वाली मशीन को बनाना मुश्किल होगा, इम्पॉसिबल, लेकिन वो अगर आगे चाबी सुप्रीम कोर्ट दे दे तो वो अगले चुनाव में हो कृष्ण कुमार जी, अगला विधानसभा सजेशन तो है, अच्छा सजेशन है, पारदर्शिता बढ़ेगी, में सहमति बनती है, लोकतंत्र है यहाँ, राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग में इस विषय पे सहमति बनती है, तो कहाँ आपत्ति? तो बीजेपी किस साइड रहेगी? देखो, बीजेपी को इस सिस्टम पर भरोसा है, सत्ता से बाहर बैठे लोग भरोसा नहीं रख रहे हैं, इसलिए इस प्रकार के सवाल कर रहे हैं। पर जब तक आप केंद्र में हैं तब तक आपको ही भरोसा कायम करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाना होगा। इस सारे के लिए चुनाव आयोग अगर रिकमेंड करता तो सरकार स्वीकार करेगी। तो पॉसिबल ही नहीं है जो भी होगा, लेकिन अगर चुनाव आयोग सजेशंस पूछता है तो आप इस सजेशन पे हाँ कहेंगे, ना कहेंगे? निश्चित रूप से विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए, लोकतंत्र में विश्वास बनाए रखने के लिए हाँ ही कहना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। यह था आज का प्रश्नकाल। नमस्कार।